नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने संगठन के सिद्धांत के अंतर्गत औपचारिक और अनौपचारिक संगठनों के बारे में अध्ययन किया था। आज हमारी इस कक्षा में हम पद सोपान, प्रक्रिया तथा आदेश की एकता के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रशासकीय ढांचे का स्वरूप कोण स्फूत पिरामिडाकार अथवा पद सोपान के सदृश्य होता है, जहाँ की प्रत्येक अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी पर नियंत्रण रखता है। संगठन में कार्यों का अनेक हिस्सों में विभाजन तथा उपविभाजन होता है तथा यह विभाजन चलता ही रहता है। प्रत्येक अधीनस्थ अधिकारी अपने से ऊपर के व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होता है और उसके माध्यम से शिखर तक अन्य उच्च अधिकारियों की प्रति उत्तरदायी होता है। अर्थात सत्ता शिखर से नीचे की टॉप टू डाउन और क्रमशः उतरती चली जाती है। यह सिद्धांत कई बार क्रमिक प्रक्रिया के नाम से भी पुकारा जाता है। क्रमिक सिद्धांत की उत्पत्ति क्रम शब्द से हुई है, जिससे तात्पर्य चरणों की पद्धति या सीरीज ऑफ स्टेप्स अर्थात श्रेणीबद्ध ग्रेडेड होने से है। जब यह संगठन में लागू होता है तो इसका अर्थ होता है सत्ता प्रबंध के शिखर स्थल से अवरोही क्रम। संगठन एक सीढ़ी के समान है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को क्रमिक रूप में चढ़ना या उतरना पड़ता है। क्रमिक व्यवस्था आदेश की एकता यूनिटी ऑफ कमांड पर आधारित है। क्रम का शिखर बिंदु यानी मुख्य निष्पादक होता है, जहाँ की सत्ता के सूत्र तथा उत्तरदायित्व केंद्रित होते हैं। इसमें सत्ता के सूत्र ऊपर तथा नीचे दोनों ओर जाते हैं, ताकि प्रत्येक कर्मचारी अंतिम रूप से संगठन के प्रधान के प्रति उत्तरदायी रहे, उसकी आज्ञाओं का पालन करे। क्रमिक व्यवस्था में संगठन एक कोण स्फूत पिरामिड के सदृश्य होता है, जिसमें कि सर्वोच्च नेतृत्व शिखर पर होता है। सत्ता क्रमिक रूप से आगे बढ़ती है और जिसके तल पर विस्तृत आधार होता है। सत्ता की क्रमिक श्रृंखला से अभिप्राय है प्रत्येक कार्रवाई श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी में से होकर गुजरती है, चाहे उस कार्रवाई की दिशा ऊपर की ओर हो या नीचे की ओर। उपरोक्त चित्र के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। जैसे टॉप पर है सेक्रेटरी, उसके नीचे होते हैं एडिशनल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी, उसके नीचे आते हैं डिप्टी सेक्रेटरी, उसके नीचे होता है असिस्टेंट सेक्रेटरी, उसके नीचे होता है सेक्शन ऑफिसर, उसके नीचे हेड क्लर्क और उसके नीचे सबसे नीचे होता है क्लर्क। जैसे पुलिस संगठन के बारे में देखें कि उसमें पद सोपान की व्यवस्था कैसी पाई जाती है, तो सबसे ऊपर होता है डीजीपी पुलिस महानिदेशक, उसके नीचे होता है आईजी पुलिस महानिरीक्षक, उसके नीचे होता है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पुलिस उप महानिरीक्षक, नीचे जिला पुलिस अधीक्षक, अपर जिला पुलिस अधीक्षक, उप सहायक पुलिस अधीक्षक, पुलिस मंडल जैसे सीआईवी या सीओ भी बोलते हैं, उसके नीचे होता है सब इंस्पेक्टर सहायक निरीक्षक, उसके नीचे होता है हेड कांस्टेबल और सबसे नीचे होता है कांस्टेबल। एक वरिष्ठ या कनिष्ठ लिपिक प्रधान लिपिक हेड क्लर्क के अधीन है। प्रधान लिपिक कार्यालय अधीक्षक के अधीन है। कार्यालय अधीक्षक सहायक सचिव तथा शाखा अधिकारी के अधीन है और ये शाखा अधिकारी उप सचिव या संभाग अधिकारी के अधीन है। यदि लिपिक को कोई बात अनुभाग अधिकारी से कहनी हो तो वह प्रधान लिपिक के माध्यम से अनुभाग अधिकारी तक जाएगा। क्रमिक प्रक्रिया स्केलर प्रोसेस सिद्धांत, प्रक्रिया और प्रभाव। इसके तत्व निम्न प्रकार हैं। नेतृत्व, सत्ता का प्रत्यायोजन और कार्यात्मक परिभाषा। पहला देखते हैं लीडरशिप, नेतृत्व। क्रमिक प्रक्रिया में नेतृत्व एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। इसके अंतर्गत एक उच्च अधिकारी के लिए अपने अधीनस्थ कर्मचारी पर सत्ता का अधिक महत्व होता है। इस सत्ता द्वारा वह विभागीय कर्मचारियों के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है, ताकि कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो। नेतृत्व की यह श्रृंखला समस्त ढांचे में व्याप्त रहती है। दूसरा है सत्ता का प्रत्यायोजन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। पद सोपान के इस प्रशासकीय ढांचे में यद्यपि समस्त सत्ता सर्वोच्च अधिकारी के हाथ में होती है, लेकिन वह अकेला संपूर्ण सत्ता का प्रयोग नहीं कर सकता और अगर वह करना भी चाहे तो असफल ही सिद्ध होगा। अतः उसे उस संगठन में काम करने वाले अन्य अधिकारी जो कि उसके अधीन कार्य करते हैं को सत्ता का हस्तांतरण करना पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि पद सोपान के अनेक स्तरों पर कार्य करने वाले अधिकारियों को सत्ता सौंपी जाए, जिसका स्वरूप व माप उनके उत्तरदायित्व के अनुरूप है। जिन अधिकारियों को इस प्रकार सत्ता का प्रत्यायोजन किया जाता है, उन्हें व्यवहारिक रूप में उच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है, लेकिन कानून की दृष्टि में कार्य कुशल संपादन के लिए वह उच्च अधिकारी ही उत्तरदायी होगा। इस प्रकार सत्ता का प्रत्यायोजन एक उच्च अधिकारी से दूसरे अधीनस्थ अधिकारी को करना ही पड़ता है। तीसरा है कार्यात्मक परिभाषा। क्रमिक प्रक्रिया में प्रत्येक उच्च अधिकारी को अपने अधीनस्थ अधिकारी को सत्ता का प्रत्यायोजन या उप प्रत्यायोजन करना पड़ता है।
इसके लिए आवश्यक है कि उस अधीनस्थ अधिकारी को संपूर्ण कार्यों की व्याख्या भी कर दी जाए, जिससे प्रत्येक अधिकारी को अपने कार्य व अधिकारों का भान हो सके। पद सोपान निम्न तथा उच्च व्यक्तियों का श्रेणीबद्ध रूप में एक व्यवस्थित संगठन है। प्रोफेसर एल.डी. वाइट के अनुसार पद सोपान संगठन के ढांचे में ऊपर से लेकर नीचे तक के दायित्व के सोपानों द्वारा उच्च तथा अधीनस्थ संबंधों का सार्वभौमिक प्रयोग है। पद सोपान या क्रमिक सिद्धांत के लाभ: पहला, मुख्य निष्पादक चीफ एग्जीक्यूटिव के सभी अधीनस्थ कर्मचारी श्रृंखला की भांति एक दूसरे से संबंधित होते हैं या जुड़ जाते हैं। पद सोपान तथा उत्तरदायित्व के प्रत्यायोजन के कारण संगठन का कार्य अनेक भागों में विभाजित हो जाता है, जिसके कारण विभाग का अध्यक्ष अन्य कार्यों से बच सकता है। तीसरा, कार्य व अधिकारों का केंद्रीकरण नहीं हो पाता है। इसमें विभाग का अध्यक्ष स्वयं प्रत्येक निर्णय की अनिवार्यता से मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट, यह व्यवस्था विशिष्टीकरण के सिद्धांत को अपनाने को प्रोत्साहन देती है। सत्ता के उचित प्रत्यायोजन के कारण संगठन में कुशलता बढ़ती है, अतः कार्य कम समय में कम मूल्य पर वह अधिक अच्छा संपन्न होता है। नेक्स्ट, इस पद्धति में आदेश की एकता यूनिटी ऑफ कमांड का सिद्धांत अपनाया जाता है। प्रत्येक अधिकारी केवल एक व्यक्ति का अधीनस्थ होता है और उसी व्यक्ति से प्राय आज्ञाएं प्राप्त करता है। क्रमिक व्यवस्था में आदेश की एकता का सिद्धांत पूर्ण रूप से लागू होता है। पद सोपान सिद्धांत संगठन के अंतर्गत कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों और उत्तरदायित्वों का स्पष्टीकरण होता है, जिसके कारण वह स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस व्यक्ति के अधीन है, जिसमें एक व्यक्ति का एक ही तत्काल अधिकारी होगा। पद सोपान या क्रमिक सिद्धांत के दोष: पहला है लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म। पद सोपान के सिद्धांत में यह बड़ा दोष है कि इसके अंतर्गत कार्य देरी से होता है। इसमें प्रत्येक कार्य को एक निश्चित मार्ग से आगे या पीछे आना जाना पड़ता है। एक उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लगता है। इसी प्रकार किसी प्रार्थना पत्र को निम्नतर स्तर से उच्चतर स्तर तक पहुंचने में भी लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है। कभी कभी तो यात्रा इतनी लंबी हो जाती है कि लिया गया निर्णय ही बेकार सिद्ध हो जाता है। इस व्यवस्था में प्रत्येक कर्मचारी नियमों की दुहाई देकर फाइल या कागज को लंबे समय तक अपने पास रोक लेता है, जिसे हम लाल फीताशाही कहते हैं। यही लाल फीताशाही संगठन के लिए घातक सिद्ध होती है। दूसरा, पद सोपान के सिद्धांत का उल्लंघन। कई बार व्यवहारिक रूप में इस सिद्धांत से श्रेणीबद्धता के सिद्धांत का उल्लंघन भी होता है। किसी मध्यस्थ अधिकारी को छोड़कर कार्य अन्य से करवा लिया जाता है। इससे संगठन में तनाव, अनियमितता व क्षोभ पैदा होता है, क्योंकि सक्षम अधिकारी जिसके पास से ये गुजरना था अपने आप को तिरस्कृत समझता है। ऐसे कर्मचारी में अलगाव की भावना पैदा हो जाती है, जिससे कार्य धीमी गति से संपन्न होता है। नेक्स्ट, कार्य बिगड़ने की संभावना, पॉसिबिलिटी टू स्पॉइल द वर्क। इसमें ग से सीधा संपर्क स्थापित करें तो ख को विशेष कार्य के संदर्भ में बताना जरूरी पड़ता है। अगर किसी कारण एक व्यक्ति को बताने में विफल हो जाता है तो फिर आगे का कार्य बिगड़ने का डर रहता है। इस सिद्धांत के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इसमें गुण या लाभ अधिक है और दोष या हानि कम मात्रा में। इस प्रकार के दोष थोड़ी सी सोच समझ से दूर भी किए जा सकते हैं। हेनरी फेयल ने ऐसे विलंब को दूर करने के लिए जो मार्ग सुझाया है उसको अपनाकर हम व्यवहारिक कठिनाइयों को हटा या कम कर सकते हैं। हेनरी फेयल के अनुसार सत्ता के दो तटों के मध्य एक पुल बना देना होगा, ताकि निम्न अधिकारी अपने आमने सामने से ही इसी प्रकार की विभागीय अधिकारियों से सीधा संपर्क साध सके। एल.डी. वाइट के अनुसार पद सोपान में संगठन के प्रत्येक पद को, जिसमें स्पष्ट या पृथक पदवी दी जाती है, उपयुक्त स्थान प्राप्त होता है, जिसमें पदाधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आज्ञा देने की सत्ता रखता है तथा अपने से ऊपर के अधिकारियों की आज्ञाओं को ग्रहण करना उसका दायित्व होता है। सर जॉन एंडरसन ने इस सीधी भेंट व्यवस्था पर जब तक कोई आपत्ति नहीं की तब तक उन्हें सूचना मिलती रही और डिक्सन सदाई उनको सूचना देते रहे। अतः क्रमिक प्रक्रिया सिद्धांत के विपरीत आचरण होने पर भी इस व्यवस्था से कोई दिक्कत उत्पन्न नहीं हुई। लूथर गुली कहते हैं कि यदि इस सिद्धांत का कठोरता से पालन किया जाए तो हो सकता है कि इसमें कुछ घातक नतीजे पैदा हों, लेकिन ये नतीजे मतिभ्रम, अकार्यकुशलता व दायित्वहीनता की उस तुलना में कुछ भी नहीं है जो इस सिद्धांत का उल्लंघन करने से पैदा होंगे। नेक्स्ट है आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। प्रत्येक संगठन में सुधार के लिए आवश्यक है कि सत्ता के सूत्रों का स्पष्ट रूप से निर्धारण हो। संगठनों के प्रत्येक कर्मचारियों को अपने उन उच्च अधिकारियों का पता रहना चाहिए जिनसे उसे आदेश प्राप्त करने हैं।
पद सोपान का सिद्धांत अपनाए जाने के कारण प्रत्येक संगठन में सभी स्तरों पर उच्च अधीनस्थ संबंध पाया जाता है। तो स्वतः ही प्रश्न उठता है कि एक कर्मचारी अनेक अधिकारियों के अधीनस्थ होना चाहिए या एक व्यक्ति के। प्रश्न का उत्तर सीधा है कि आदेश की एकता का सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि एक व्यक्ति एक ही व्यक्ति का अधीनस्थ होना चाहिए, उसे एक ही व्यक्ति के आदेश या निर्देश मिलने चाहिए। यही आदेश की एकता का सिद्धांत है। हेनरी फेयल कहते हैं कि किसी कर्मचारी को केवल एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ही आदेश दिया जाना चाहिए। फिफ्नर भी कहते हैं कि नियंत्रण की एकता का अर्थ यह बताया गया है कि किसी संगठन के प्रत्येक सदस्य को एक और केवल एक नेता का जवाब देना चाहिए। इस सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग सेना में किया गया था और वहीं से असैनिक क्षेत्र में इसका प्रयोग हुआ। सेना में लेफ्टिनेंट एक कैप्टन के अधीन होता है और एक कैप्टन मेजर के अधीन होता है तथा उसी उच्च अधिकारी से आज्ञा या निर्देश प्राप्त करता है और इस प्रकार आदेश की श्रृंखला आगे भी उच्चतर स्तर तक जाती है। इसे आदेश की एकता के सिद्धांत का एक सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि प्रत्येक कर्मचारी केवल एक ही उच्च अधिकारी का अधीनस्थ होता है और उसी से आदेश या निर्देश प्राप्त करता है। इससे उसे आज्ञाओं के संबंध में भ्रम या संदेह उत्पन्न नहीं होता है। उसे अधीनस्थ कर्मचारियों को परस्पर विरोधी आदेश, अनुदेश या निर्देश नहीं मिलते हैं। इसी कारण वे कार्य को अच्छी तरह संपन्न कर सकता है। इस सिद्धांत में कई बार कठिनाइयां भी उत्पन्न होती हैं, विशेषकर जबकि संगठन में काम करने वाले तकनीकी कर्मचारी वर्ग पर आदेश, आज्ञा या निर्देश लागू करने होते हैं। लेकिन कार्यकुशलता सिद्धांत के अनुसार तकनीकी कर्मचारियों को केवल उस क्षेत्र के विशेषज्ञ से ही आज्ञा या अनुदेश प्राप्त होने चाहिए। लेकिन आदेश की एकता का सिद्धांत इस प्रकार का भेद नहीं समझता। यह सिद्धांत आदेश के दृष्टिकोण से तकनीकी और प्रशासकीय कर्मचारियों में कोई विभेद नहीं करता है। इस कारण परस्पर विरोधाभास उत्पन्न होता है। हेनरी फेयल लिखते हैं कि यदि इस नियम का उल्लंघन होता है तो सत्ता निर्बल हो जाती है, अनुशासन खतरे में पड़ जाता है, व्यवस्था भंग हो जाती है और स्थायित्व संकट में आ जाता है। F.W. टेलर ने इस विरोधाभास की समस्या को हल करने के लिए द्विमुखी पर्यवेक्षण का सुझाव दिया। उसके अनुसार विशेषज्ञ और सामान्य प्रशासक दोनों ही तकनीकी कर्मचारी वर्ग के कार्यों पर निर्देश अनुदेश अपने अपने क्षेत्र में दें, लेकिन परस्पर विरोधी न दें। हर्बर्ट साइमन ने कहा है कि दो अधिकारियों के आदेशों के परस्पर संघर्ष की स्थिति में केवल एक ही निर्धारित व्यक्ति होना चाहिए जिसकी कि अधीनस्थ कर्मचारी आज्ञा माने। इस प्रकार उपरोक्त स्थिति में दो अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन प्रयास इस बात का किया जाना चाहिए कि कोई भी कर्मचारी अनिश्चित काल तक परस्पर विरोधी आदेशों के अधीन न रहे, अन्यथा संगठन का कार्य संचालन अवरुद्ध हो जाएगा। J.D. मिटेल कहते हैं कि आज्ञा की एकता की अवधारणा के साथ साथ यह भी मान लिया जाना चाहिए कि कुछ कार्यों में दोहरे नियंत्रण, तकनीकी और प्रशासकीय की जरूरत होती है। इस प्रकार का नियंत्रण करने वाले दो व्यक्ति अलग अलग हो सकते हैं। इस प्रकार का नियंत्रण केवल यह देखेगा कि संबंधित व्यक्ति के कार्य में व्यावसायिक क्षमता है या नहीं, और दूसरा प्रमुख रूप से इसमें रुचि लेगा कि जनधन के जो साधन प्राप्त हैं उनका कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है या नहीं। दोहरे आदेश या नियंत्रण के समर्थन में F.W. टेलर मानते हैं कि साइमन ने आदेश की एकता के सिद्धांत पर जोर दिया है। साइमन के अनुसार इस व्यवस्था के संगठन में कार्यकुशलता में वृद्धि होगी और संगठन में पूर्ण अनुशासन बना रहेगा। प्रत्येक संगठन में आदेश की एकता का बहुत महत्व है। जिस प्रकार कोई आदमी दो घोड़ों पर एक साथ बैठकर मंजिल तय नहीं कर सकता, उसी प्रकार दो अधिकारियों की आज्ञा पालन करने वाले व्यक्ति की हालत भी खराब हो जाती है, जिससे कि अंत में संगठन को भारी उठानी पड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक उच्च अधिकारी की अवधारणा जटिल सरकारी स्थितियों में शायद ही कहीं वास्तव में पाई जाती है। शासन में स्थित प्रशासक के कई स्वामी होते हैं और वह उनमें किसी की भी उपेक्षा नहीं कर सकता। एक से वह नीति संबंधी आदेश प्राप्त करता है, दूसरे से कार्मिक, तीसरे से बजट, चौथे से वितरण तथा उपकरण संबंधी। नवीन लेखकों के अनुसार यह सिद्धांत अब पुराना पड़ गया। प्रशासनिक जटिलता, विशेषज्ञों की संख्या और कार्यों की विविधता के कारण आदेश की एकता के सिद्धांत को गहरा धक्का जरूर लगा है। फिर भी इसमें दो राय नहीं कि इस सिद्धांत की पालना से संगठन में एकता, स्थिरता, अनुशासन और समन्वय बना रहता है। यह नियंत्रण दो बड़े ही प्रभावशाली ढंग से स्थापित करता है। इससे संगठन और अधिक सुदृढ़, स्थायी, शक्तिशाली एवं कार्यकुशल बनता है। नेक्स्ट अगली क्लास में।